मौलिक कर्तव्य है, जैसे समझना 21 का क जो है वो आपका मौलिक अधिकार है, मतलब बच्चे का मौलिक अधिकार है कि उसे शिक्षा पाने से कोई रोक नहीं सकता है। जो बच्चे पहली बार वीडियो देखे हैं वो लास्ट वीडियो को देख लें, तभी ये आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। बिकॉज ये बुक थोड़ी सी टफ है, बट मैं बहुत ईजी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझो ध्यान से कि मौलिक कर्तव्य क्या होता है, कि जैसे बच्चों को शिक्षा पाना कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे कल हमने आपको बताया था कि कोई भी स्कूल अगर किसी बच्चे को फीस लेके पढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अगर बच्चा केस कर दे तो उसके ऊपर 10 गुना अर्थदंड लग जाएगा, ठीक है। अब वो अलग की बात है कि आप पढ़ रहे हो लेकिन आप केस नहीं कर रहे हो, तो डजेंट मैटर, ठीक है। तो आगे दिया गया है 21 का क, ध्यान से समझना। 21 का जो क होगा, 21 का जो क है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। मतलब इसको अगर हमसे कोई छीनता है तो हम इसके ऊपर केस कर सकते हैं। समझना, अधिकार मतलब क्या होता है, जैसे हमने कल समझाया था कि माँ बाप के प्रॉपर्टी में अगर बच्चे को हिस्सा ना मिले तो बच्चा केस कर सकता है, लेकिन माँ बाप की सेवा अगर बच्चा ना करे तो माँ बाप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उस बच्चे का कर्तव्य है। तो कर्तव्य के ऊपर केस नहीं होता है, अधिकार के ऊपर केस होता है। तो ये है मौलिक अधिकार, जिसमें अगर लिखा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराने की व्यवस्था है, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य, ठीक है। तो इस तरह से 21 का क दिया गया। 51 का जो क है उसमें अभिभावकों का मूल कर्तव्य के बारे में बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक जितने भी बच्चे होंगे उनके अभिभावकों का मूल कर्तव्य है कि उन्हें अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएं, ठीक है। तो इस तरह से दिया गया था। आगे हम बात करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब इतनी सारी व्यवस्था सरकार ने नियम और नियमावली में कर डाली है, ठीक है, नियम और नियमावली में कर डाली है। फिर हमने ये भी देखा था बाल अधिकार अधिनियम 2009 चलाया गया था, बाल अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन जिसे बोलते हैं। ये पूछा भी गया था आपके सुपर टेट में कि राइट टू एजुकेशन किससे रिलेट करता है, या आप सुपर टेट की बात में बता रहा हूँ, ठीक है। राइट टू एजुकेशन पूछा गया था आपसे। तो हो गया कि ये चीजें जो हैं वो बाल अधिकार अधिनियम में क्या कहा गया था, किसी भी बच्चे को कारखाने में या खानों में काम नहीं करवा सकते हो आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। तो बहुत सारे अधिनियम बनाए गए थे, और अगर ऐसा करवाते हुए आप पाए जाते हैं तो उसके ऊपर भी केस किया जाएगा। अब हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम होती है हमारे देश में और विश्व में। आज भी सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा सुलभ नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आप फुटपाथ पे देखते होंगे, भीख मांगते होंगे, या और बच्चे हैं जिनको भीख मांगने में मजबूर किया जाता है, जो छोटी छोटी जगहों पे गलियों में काम करते होंगे। जैसे मूवी देखो गली बॉय, उसमें देखो कितने बच्चे हैं छोटे छोटे जो काम कराने दिखाए जाते हैं, ठीक है। हजारों की संख्या में बच्चों का अपहरण हो रहा है। अपहरण इन द सेंस कि अगर बच्चे कहीं घूम रहे हैं, उनको लोग पकड़ के ले जा रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं। अपहरण इस तरह से होता है, ये नहीं कि पकड़ के ले गए तो फोन करके हाँ इतना पैसा दो, तब ये काम नहीं। अभी ये तो बंद ही हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि बच्चे फुटपाथ पे घूम रहे हैं, उनको खींच के ले जा रहे हैं, सब काम करवा रहे हैं। बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। बच्चे चाय दुकानों पे, होटल में काम कर रहे हैं। भारत जैसे देश में जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था हर चीजों का, उसमें भी लड़के और लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण में बहुत अंतर पाया जाता है कि लड़के कहाँ पढ़ेंगे और लड़कियां कहाँ पढ़ेंगी। इसके बारे में भी लोग, परिवार वाले डिसाइड करते हैं। वास्तव में बच्चे देश के भावी नागरिक होते हैं, उन्हीं के विकास पर देश का विकास निर्भर करता है। अतः बच्चों के संरक्षण और शिक्षा हेतु सरकार के अनेक प्रयास किए जाते हैं। अगर देखो दोस्तों, आप ये नहीं फील करोगे ना कि मुझे एज ए टीचर क्या क्या वर्क करना है, या हमारे देश में कमी क्या है शिक्षा में, क्यों इतनी करप्शन है, क्यों इतनी चीजों में कमी आ रही है, जब तक ये फील नहीं करोगे ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। सो जस्ट थिंक अबाउट दोज गाइज कि जो फुटपाथ पे हैं, जो बच्चे गरीब हैं, जो उनका अपहरण हो जा रहा है, जो भीख मांग रहे हैं, जो होटलों में काम कर रहे हैं, उनको शिक्षा की बहुत जरूरत है, ठीक है, क्योंकि वही हमारे देश के अगले नागरिक होंगे, ठीक है। आगे दिया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा में, जिसमें हम टॉपिक आज पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी की क्या शिक्षा व्यवस्था थी स्वतंत्रता के पूर्व। मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि जितने भी ये दिया गया लॉर्ड मैकाले, वुड, हंटर आयोग, कलार्ड और ये सब, यहां तक कि वुड घोषणा पत्र और हंटर आयोग या ऑकल्ड और कर्जन का योगदान, ये सब स्वतंत्रता पूर्व के हैं। कोठारी आयोग ये सब स्वतंत्रता पश्चात के हैं। तो आपका ये चैप्टर है जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो स्वतंत्रता पूर्व के चीजों को में भी हमें अलग अलग टाइप से पढ़ना होगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये सब आपके स्वतंत्रता पूर्व के हैं जिसमें हमें पढ़ना होगा ये सारी चीजों के बारे में, और ये स्वतंत्रता के पश्चात के हैं यानी 1947 के बाद के हैं, ठीक है।
तो स्वतंत्रता पूर्व हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था क्या थी, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक मोटो देना चाहता हूं कि जो अंग्रेज थे ना, वो आए तो थे व्यापार करने के लिए, तो व्यापार करने और धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। तो जब उनका ये काम हो गया, जब उन्होंने राज करना शुरू कर दिया हमारे जमीनों पे, तो उन्होंने मशीनें लगवाई। अब वो मशीनें जिस भाषा में थी वो अंग्रेजी भाषा में थी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम क्यों ना हिंदुस्तानियों को उतनी इंग्लिश सिखा दें जिससे क्या हो कि वो हमारी मशीनों को चला सकें। ठीक है, तो उन्हें अंग्रेज मतलब इंग्लैंड से लोगों को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंग्रेजी सिखाने के लिए इसलिए फोकस किया उन्होंने। ठीक है, और इसी अंग्रेजी ना सीखने पे भारतीयों ने फोकस किया, जिसके बीच में एक संघर्ष उत्पन्न हो गया प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा का। इसके बारे में हम लोग डेवलप पढ़ेंगे कैसे हुआ था। ठीक है, इन चीजों के बारे में तो हम आज सिंपल सी बात है, सिंपल सी हम जानकारी लेंगे, क्या पहले शिक्षा थी और क्या बाद में शिक्षा हुई। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आप लोग सुने होंगे कि पहले के जमाने में जो शिक्षा हुआ करती थी वो कुछ बौद्ध धर्म या जैन धर्म या मुस्लिम धर्म में जो शिक्षा हुआ करती थी वो कुछ अलग तरीके से हुआ करती थी, और पूरा का पूरा रटाने के लिए हुआ करती थी। अभी जैसे लॉकडाउन में जो आपका एक सीरियल आ रहा है रामायण, उसमें शिक्षा कैसे दी गई है, तो पूरा रटाई गई शिक्षा है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं कि यूएनओ यानी यूएनओ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, बालकों के अधिकार की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की थी। एक घोषणा किया गया था यूएनओ के द्वारा, बालकों में क्या क्या अधिकार होंगे, उन अधिकारों के बारे में हम देखते हैं। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्रदान करने का अधिकार होगा, उसके अपने परिवार का नाम रखने का अधिकार होगा, माता पिता के विरुद्ध अलग न करना, मतलब अगर उसकी इच्छा नहीं है तो उसको अलग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद माता पिता और परिवार पुनः एकीकरण संबंध बनाए रखने का दिया गया है। बच्चे के अपहरण, क्रय विक्रय, व्यापार, राष्ट्र आदि पर कानून बनाना होगा कि बच्चे का अपहरण ना हो, कोई भी बच्चे को खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता है। इसमें इसमें आपके हिंदुस्तान में भी इस पे आर्टिकल बना है 23। ठीक है, जो अनुच्छेद 23 का क है उसमें लिखा गया है कि स्त्रियों का क्रय विक्रय और स्त्रियों और बच्चों का क्रय विक्रय, जो कि MHRD में आता है, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, जिसमें अब बालक और स्त्रियों से रिलेटेड कुछ अधिनियम है उनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है बच्चों के अपहरण, यदि माता पिता उनके लिए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। अगर उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार करेंगे तो बच्चों को संरक्षण कौन देगा? राष्ट्र देगा। उसके बाद दिया गया बच्चों को नशीले पदार्थ के प्रयोग को रोकना है। जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चे के हित को ध्यान में रखना होगा। शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना होगा। बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से हानि से बचाना होगा। लैंगिक शोषण से बचाना होगा, ये भी ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारी चीजें देखे होंगे कि काफी ज्यादा रेप उप कर मामला सामने आता है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में भी कठोरता बनाई गई है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम बच्चों को भाग नहीं लेना है। अगर आपका कहीं युद्ध छिड़ गया है उसमें 15 वर्ष से कम बच्चे भाग नहीं लेंगे, ना ही उन्हें सेना में भर्ती किया जाएगा। देखो, ये 20 नवंबर 1989 को बच्चों के अधिकार से रिलेटेड किसने नियम बनाया था? यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया था। कब बनाया था? 20 नवंबर 1989 को। और इसको भारत ने कब अपनाया? तो 11 दिसंबर 1992 को अपनाया था। 1992 को भारत ने भी ये नियम को अपनाया था। ठीक है, हम आगे देखते हैं। 22 अगस्त 1947 को भारत सरकार ने बच्चों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की थी। 1947 जब देश आजाद हो रहा था और 1989 जब देश हमारा आजाद हो गया था, उसके बाद यूएनओ ने ये सारे नियम बनाए थे। उसमें भी बहुत सारे नियम दिए गए हैं, जैसा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष की समस्त आयु के बालकों को निःशुल्क सेवन शिक्षा की उपलब्ध कराई जाएगी। समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, इससे रिलेटेड दिया गया है। राज्य द्वारा 14 वर्ष की से कम आयु के किसी भी बच्चे को जोखिमपूर्ण उत्पादक कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यही मैं आपको समझा रहा था कि बच्चे को किसी भी चीज में जिसमें जोखिम हो उसमें हम उत्पादन, जैसे कारखानों में या खानों में, कोयले की खानों में, इन सब जगहों पे बच्चे को काम करना वर्जित है। फिर दिया गया है विद्यालय में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, वैज्ञानिक, सामाजिक गतिविधियों का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस सब चीजों के बारे में दिया गया है। ठीक है,
हम आगे देखते हैं अपने अगले स्लाइड में। मैंने जैसे आपको समझाया कि आर्टिकल 23 में दिया गया है स्त्री एवं बच्चों के क्रय विक्रय वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध होगा, ये दिया गया है आर्टिकल 23 में। अब देखो आर्टिकल 23 में भी ये चीजें दी गई हैं, तो ये दंडनीय अपराध होगा। आर्टिकल 24 के अनुसार बच्चों को कारखानों और जोखिमपूर्ण कार्यों को में लगाना दंडनीय अपराध होगा। तो देखो अब कभी कभी पूछता है कि किस आर्टिकल के अनुसार, भारत के किस अनुच्छेद के अनुसार कि बच्चों को कारखानों और खानों में काम करने पे लगाने भी दंडनीय अपराध होगा, तो वो आर्टिकल 24 है। और स्त्रियों और बच्चों को व्यापार करना भी किसके अनुसार दंडनीय अपराध होगा, तो आर्टिकल 23 है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है। फिर देखो कई सारे अधिनियम बनाए गए थे जिसमें बच्चों के लिए बाल नियोजन अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम, भारतीय कारखाना अधिनियम, वाणिज्य पति परिवहन अधिनियम, फिर मोटर परिवहन अधिनियम, शिशु अधिनियम, कारखाना खानों में। ये सब अधिनियम में क्या लिखा गया है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कारखाना और खानों में 14 वर्ष तक आयु तक बच्चों की नियुक्ति करने का प्रतिषेध करते हैं ये सारे अधिनियम, ठीक है। 1992 में अधिनियम 34 द्वारा विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति के द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम तकनीकियों का मानकीकृत रूप प्रदान किया जाएगा। फिर दिया है 86वें संविधान संशोधन 2002 में के खंड 3 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद क जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वही जो अनुच्छेद 21 का क, सिंपल देखो अनुच्छेद 21 का क ऐसा अनुच्छेद है जिसमें लिखा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये उनका मौलिक अधिकार है। 21 का मौलिक अधिकार, 51 का कर्तव्य, याद रखना, ठीक है। अब इसमें 21 का कब जोड़ा गया, कभी कभी ये पूछ लेता है 1 नंबर क्वेश्चन में आपके बहुविकल्पी में, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब इसका नियम बनाया था, तो 20 नवंबर को बनाया था। और भारत ने कब इसका अपनाया था, तो 11 दिसंबर 1992 को अपनाया था। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि प्राचीन और प्राच्य शिक्षा में, जैसे हमने आपको बताया कि क्या हुआ था। प्राचीन शिक्षा जो बौद्धकालीन शिक्षा थी, ठीक है, जिसमें गुरुकुल का इस्तेमाल होता था। जो वैदिक युगीन शिक्षा थी उसमें क्या होता था, बौद्ध युग में बौद्ध मठों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा का माध्यम क्या था, पाली भाषा थी। ये भी पूछा जाता है कि बौद्ध युग में जो शिक्षा का माध्यम था वो क्या था, पाली भाषा थी। मुस्लिम युग में मकतबों और मदरसों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। देखो जो मकतब होते थे वो प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड होते हैं। ये क्वेश्चन सुपर टेट में पूछा है कि मदरसा किससे रिलेटेड है, तो वो उच्च शिक्षा से रिलेट करता है। और मकतब जो होता है वो प्राइमरी शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा से रिलेट करता है, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर ब्रिटिश युग आया, इसमें ब्रिटिश शासक सामान्यतः शिक्षा के प्रति उदासीन थे। मतलब शुरू में वो शिक्षा के प्रति उदासीन थे, उनसे कोई मतलब नहीं था किसी भी शिक्षा से रिलेटेड के। लेकिन बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के मुख्य उद्देश्य व्यापार और धर्म प्रचार करना था, लेकिन धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि वो हमारे देश पे शासन करने लगे। फिर क्या हुआ कि चिरस्थायी बनाने के लिए कंपनियों ने द्वारा भारतीयों की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाना अनिवार्य हो गया। अब वो भारतीयों के शिक्षा के प्रति ध्यान देना शुरू कर दिया और वो अंग्रेजी सिखाने के लिए फोकस कर दिए। इसी पे लड़ाई हुई थी। तो देखो मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता के पूर्व की ये सारी कहानी जो अभी हम पढ़े हैं कि गुरुकुल में शिक्षा कैसे होती थी, बौद्धकालीन शिक्षा कैसे होती थी, मुस्लिम कालीन शिक्षा कैसे होती थी। फिर उसके बाद जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो शिक्षा क्या शुरू में कर रहे थे, वो सब तो कोई फोकस नहीं करते किसी भी शिक्षा के ऊपर। फिर उसके बाद जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ता गया, तब वो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने के बाद वो भारतीयों की शिक्षा के ऊपर फोकस करने लगे। तब 1813 में एक आज्ञा पत्र जारी किया गया भारतीयों की शिक्षा से रिलेटेड, वो भी ब्रिटेन की महारानी के अनुसार। उसके बाद से ये कुछ कहानी शुरू होती है 1813 के बाद से 1835, 1853, इस तरह की कुछ कहानियां हैं जिसमें लॉर्ड मैकाले के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनकी शिक्षा नीति क्या थी, ठीक है। तो भारतीय शिक्षा फिर दिया गया है, यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय शिक्षा का आरंभ होता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे आपको बताना था। तो आज का हमारा जो सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन सेशन जो मैं आपको बताता हूं, तो ये था हमारा 20 नवंबर 1989, जिसमें बाल अधिकार से रिलेटेड यूएनओ ने कुछ अधिकार अधिनियम बनाए हैं। और इसको भारत ने कब अपनाया, तो 11 दिसंबर 1992 को भारत ने अपनाया था। फिर उसके बाद हमने कुछ पढ़ा है कि जैसे हमने आर्टिकल 21 का क पढ़ा है जो मौलिक अधिकार है, किससे रिलेटेड है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के से रिलेटेड है। 51 का क क्या है, मौलिक कर्तव्य है, जिसमें अभिभावकों का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को चीजों को बताएं। उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 जिसमें लिखा गया है
स्त्री और बच्चों से बच्चों का जो क्रय विक्रय है वो मना कर दिया जाएगा। जो क्रय विक्रय है यानी खरीदना और बेचना, वो निषेध अपराध होगा, दंडनीय अपराध होगा। फिर आर्टिकल 24 में लिखा गया है, आर्टिकल 24 में लिखा गया है, जैसा इसमें लिखा गया था कि हाँ, आर्टिकल 24 में लिखा गया है कि कारखानों और चीजों में अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों से काम करवाया जा रहा है तो वो भी क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट जो आपको याद रखना है। 21 का क, 51 का क, अनुच्छेद 23 जिसमें स्त्री और बच्चों के प्रति दंडनीय अपराध है, फिर अनुच्छेद 24 जिसमें लिखा गया है कि अगर बच्चे कारखाने में काम कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे दंडनीय अपराध दिया जाएगा जो लोग काम करवा रहे हैं। और इसके पहले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाके देखना, वहाँ पे मैं बहुत क्लियरिटी बताया हूँ कि शिक्षक क्या भूमिका है, विद्यालय की क्या भूमिका है और चीज़ों की क्या भूमिका है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।